द लिविंग वर्ल्ड, द लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होता है कि जो ग्रोथ दिखाता है, डेवलपमेंट दिखाता है, रिप्रोडक्शन दिखाता है, मेटाबॉलिज्म दिखाता है, सेंस ऑफ एनवायरनमेंट दिखाता है, रिस्पॉन्सिवनेस दिखाता है, रिस्पॉन्स देता है टूवर्ड द एनवायरनमेंट। तो ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? तो ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है ऑफ ग्रोथ? तो मास इंक्रीज होना या नंबर इंक्रीज होना इंडिविजुअल का, तो इसको कहा जाता है ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स। तो यूनिसेल्युलर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके लिए ग्रोथ क्या होती है? तो ग्रोथ होती है उनके लिए सेल डिवीजन, यानी उनका नंबर क्या होता है? इंक्रीज होता है। तो उनके केस में ग्रोथ को ही रिप्रोडक्शन को ही हम ग्रोथ कह सकते हैं, यानी कि सेल डिवीजन को। प्लांट जो ग्रो करते हैं वो थ्रू आउट देयर लाइफ ग्रो करते हैं, उसको उनके पास इनडिटर्मिनेट ग्रोथ होती है, यानी अनलिमिटेड ग्रोथ होती है। लेकिन अगर हम एनिमल की बात करें तो एनिमल एक सर्टन एज तक ही ग्रो करते हैं, यानी कि उनके पास एक डिटर्मिनेट ग्रोथ होती है या लिमिटेड ग्रोथ होती है। अगर हम प्लांट एंड एनिमल के सेल डिवीजन के बारे में बात करें तो एग्जैक्टली क्या होता है कि ग्रोथ एनिमल में रुक जाती है कुछ समय के बाद, लेकिन क्या होता है कि फिर भी जो भी लॉस सेल है तो उनको रिप्रोड्यूस करने के लिए सर्टेन टिश्यू में क्या होता है कि रिप्रोडक्शन ऑफ लॉस सेल चालू रहता है। लेकिन प्लांट के केस में क्या रहता है कि लॉस सेल वो तो रिप्रोड्यूस किए जाते हैं, प्लस एज वेल एज ग्रोथ भी कंटिन्यूसली थ्रू आउट देयर लाइफ टाइम चालू रहती है। तो अक्रीशन क्या है? जब भी ग्रोथ, अगर जो भी लिविंग नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट दिखाते हैं वो उस ग्रोथ को क्या कहते हैं? अक्रीशन ऐसे कहते हैं। अक्रीशन में क्या होता है कि ग्रोथ एक लिविंग ऑर्गेनिज्म दिखाता है एंड एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल हो जाता है सरफेस के ऊपर, तो उसको एक्रीशन ऐसा कहा जाता है। अगर हम नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करें तो लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करें तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो ग्रोथ होता है वो जनरली क्या रहता है? इनसाइड ही होता है। एंड ग्रोथ क्या होता है? तो ग्रोथ एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी या फीचर नहीं कह सकते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म का, क्योंकि क्या होता है नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म भी ग्रो करते रहते हैं एक्सटर्नली, लेकिन लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो ग्रोथ होती है वो कैसे होती है? इंटरनली होती है। तो रिप्रोडक्शन क्या है? द एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू गिव राइज टू अ न्यू इंडिविजुअल ऑफ इट्स ओन काइंड, इट मे बी सेक्शुअल और असेक्शुअल। यानी रिप्रोडक्शन कैसा हो सकता है? सेक्शुअल भी हो सकता है और असेक्शुअल भी हो सकता है। एंड इसमें क्या करता है कि जो इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म है वो क्या करता है? अपने जैसे ही ऑर्गेनिज्म को रिप्रोड्यूस करता है। फंजाई जो है वो मल्टीप्लाई करती है खुद को असेक्सुअल स्पोर्स के द्वारा, इवन सेक्सुअल स्पोर्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी दिखाती है फंजाई। इसकी बात करें, हाइड्रा की बात करें तो इसमें रिप्रोडक्शन बर्डिंग के द्वारा होता है। प्लानेरिया जो रिप्रोडक्शन करता है वो रीजनरेशन के थ्रू करता है। फंजाई मोसेस वो रिप्रोड्यूस करते हैं फ्रेगमेंटेशन के द्वारा। इनफर्टाइल ऑर्गेनिज्म ऐसे ऑर्गेनिज्म है कि जो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते, जैसे फॉर एग्जांपल म्यूल, स्टराइल वर्कर बी या इनफर्टाइल ह्यूमन कपल है, वो क्या कर सकते हैं? वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। रिप्रोडक्शन की अगर बात करें तो ये ऑल इंक्लूसिव डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं कर सकता है, क्योंकि क्या है, देखिए यहाँ क्या है, यहाँ ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है म्यूल, स्टराइल वर्कर बी एंड इनफर्टाइल ह्यूमन कपल क्या है? वो लिविंग है, फिर भी क्या है? रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं। तो मेटाबॉलिज्म क्या है? द सम टोटल ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शन ऑकरिंग इन अ बॉडी और ऑर्गेनिज्म, उसको क्या कहते हैं? मेटाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिज्म क्या है? तो मेटाबॉलिज्म दो एक्टिविटी से बना रहता है, एनाबॉलिज्म एज वेल एज कैटाबॉलिज्म में। तो एनाबॉलिज्म में क्या होता है कि एनाबॉलिज्म इज अ सिंथेसिस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस फ्रॉम सिमिलर सब्सटेंसेस। इसको कंस्ट्रक्टिव केमिकल रिएक्शन ऐसे भी कह सकते हैं। तो इसमें क्या हो जाता है कि कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस बनते रहते हैं स्मॉल सब्सटेंसेस, यानी अमाइनो एसिड से प्रोटीन बनना, तो ये क्या है? तो ये एनाबॉलिज्म है। एंड कैटाबॉलिज्म क्या है? कैटाबॉलिज्म इज ब्रेकिंग कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस, इसको ब्रेकिंग डाउन भी कह सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसमें क्या होता है कि प्रोटीन है, तो प्रोटीन से क्या बनेंगे? कैटाबॉलिज्म, इसमें प्रोटीन किस में टूट जाएगा? तो अमाइनो एसिड में टूट जाएगा, तो इसको कहेंगे कैटाबॉलिज्म। तो जो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या नहीं दिखा सकते हैं? तो मेटाबॉलिज्म नहीं शो कर सकते। अगर हमने सेल फ्री सिस्टम लिया है, जैसे वायरस है, वायरॉइड है, प्रायंस है, तो इन केस में क्या है, जो मेटाबॉलिक रिएक्शन होते हैं तो वो क्या होते हैं कि उनके बॉडी के बाहर वी कैन सी दैट कैन बी डेमोन्स्ट्रेटेड आउटसाइड देयर बॉडी इन सेल फ्री सिस्टम। लेकिन अगर हम आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन, यानी कि अगर हमने कुछ लैब में अगर इन विट्रो अगर कुछ चीज़ें देखी कि लैब में कोई साइंटिस्ट अगर किसी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो उधर क्या होता है, वो लिविंग थिंग नहीं है, बट उसको हम क्या कह सकते हैं? लिविंग रिएक्शन कह सकते हैं उस पर्टिकुलर प्रोसेस को। सेल्यूलर जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द बॉडी इज डिफाइनिंग फीचर, यानी कि अगर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो उसमें क्या रहेगा? तो सेल्यूलर स्ट्रक्चर रहेगा या सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा। सेल से टिश्यूज बनेंगे, सेल्स रहेगा, सेल्स के बाद टिश्यू रहेंगे और टिश्यू के बाद ऑर्गन, और ऑर्गन के बाद ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम के बाद क्या बनेगा? तो ऑर्गेनिज्म बन जाएगा।
तो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो वो सेंस कर सकते हैं एनवायरनमेंट को एंड वो रिस्पॉन्ड भी कर सकते हैं एनवायरमेंटल स्टिमुली को। तो जो एनवायरमेंटल स्टिमुलाई जो होते हैं, स्टिमुलस जो है वो फिजिकल हो सकता है या केमिकल हो सकता है, बायोलॉजिकल हो सकता है, या इसका कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। अगर हम फोटो पीरियड की बात करें तो फोटो पीरियड किस पे अफेक्ट कर सकता है, तो रिप्रोडक्शन पे अफेक्ट कर सकता है इन सम ऑर्गेनिज्म लाइक सम प्लांट एंड इन सम एनिमल्स। तो ऑल ऑर्गेनिजम्स आर अवेयर ऑफ देयर एनवायरनमेंट, यानी कि जो ऑर्गेनिज्म रहते हैं दे आर अवेयर ऑफ देयर और एनवायरनमेंट, यानी कि आजू बाजू में क्या चल रहा है उसके लिए वो हमेशा रिस्पॉन्ड करते रहते हैं। ह्यूमन बींग एक ऐसा ही एनिमल है कि जो खुद के बारे में इंफॉर्मेशन रखता है, यानी कि ह्यूमन बींग इज अवेयर ऑफ हिमसेल्फ या हर सेल्फ, उसको हम सेल्फ कॉन्शियसनेस ऐसे कहते हैं। तो कॉन्शियसनेस क्या है, तो कॉन्शियसनेस एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि जो भी एनिमल्स है तो वो या ऑर्गेनिज्म है दे आर अवेयर अबाउट देयर एनवायरमेंट। कोमा पेशेंट की बात करें तो कोमा पेशेंट क्या होता है, उनके पास सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं होता है। अभी तक 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीसीज नोन है हमें। तो बायोडाइवर्सिटी क्या है, द नंबर एंड टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन द अर्थ, तो उसको ही क्या कहते हैं, तो बायोडाइवर्सिटी ऐसे कहते हैं। नोमेनक्लेचर क्या है, किसी भी ऑर्गेनिज्म का नाम रखना, यानी कि उसको एग्जैक्टली डिस्क्राइब करना, तो उसको ही नोमेनक्लेचर ऐसा कहा जाएगा। स्टैंडर्डाइज द नेमिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म इज नोन बाय द सेम नेम ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो इसको ही क्या कहेंगे, हम नोमेनक्लेचर ऐसे कहेंगे। आइडेंटिफिकेशन क्या है, ऑर्गेनिज्म इज डिस्क्राइब्ड करेक्टली टू व्हाट ऑर्गेनिज्म द नेम इज अटैच टू, यानी कि उसका नाम एग्जैक्टली कैसे उसका रखा गया है, और उसका नाम सही से अगर रखा गया है तो उसको ही हम आइडेंटिफिकेशन ऐसे कहेंगे। प्लांट्स की अगर नॉमेनक्लेचर करें तो ICBN के ऑर्गेनाइजेशन है, उसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर। अगर एनिमल के नोमेनक्लेचर की बात करें तो उसका ऑर्गेनाइजेशन का नाम है ICZN, यानी इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। तो ये ऑर्गेनाइजेशन क्या डिटरमाइन करती है, प्लांट एंड एनिमल के रिस्पेक्टिवली नाम डिटरमाइन करते हैं। ईच नेम हैज कंपोनेंट, 2 कंपोनेंट, तो जो भी नाम रखते हैं, साइंटिफिक नाम रखते हैं, तो उसका एग्जैक्टली 2 कंपोनेंट होते हैं। एक जेनेरिक नेम रहता है जिसको हम जीनस कह सकते हैं, एंड स्पेसिफिक एपिथेट, यानी उसको हम स्पीसी कह सकते हैं। तो जो बायनोमियल नोमेनक्लेचर है वो किसने दिया था, तो कार्लस लिनस ने दिया था। तो उन्होंने एक बुक लिखी थी, कार्लस लिनस ने एक बुक लिखी थी सिस्टेमा नेचुरे, तो उसमें उन्होंने बायनोमियल नोमेनक्लेचर के बारे में बताया था इन 1758। तो यूनिवर्सल रूल्स ऑफ नोमेनक्लेचर, तो ये क्या है, तो जनरली जो नाम होते हैं वो किस में लिखे जाएंगे, तो लैटिन में लिखे जाएंगे। क्योंकि लैटिन क्या है, तो एक डेड लैंग्वेज है। अगर नाम लिखेंगे तो किस में लिखेंगे, इटैलिक्स में लिखेंगे। यूनिवर्सल रूल्स ऑफ नोमेनक्लेचर, जनरली जो नाम है वो लैटिन में लिखे जाएंगे। अगर हम उसको राइट करते हैं तो उसको इटैलिक्स में हमें रिटर्न करना पड़ेगा। फर्स्ट वर्ड जो रहेगा तो उसको जीनस कहते हैं, सेकंड जो वर्ड है उसको स्पेसिफिक एपिथेट या स्पीसीज ऐसे भी कह सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंगो का साइंटिफिक नेम है मैग्निफेरा इंडिका, तो हमने हाथ से लिखा है तो उसको अंडरलाइन किया है, जो फर्स्ट लेटर है जीनस का उसको हमने कैपिटल में लिखा है, जो स्पीसी का जो सेकंड लेटर है वो हमने क्या लिखा है, स्मॉल लेटर में लिखा है। व्हेन बोथ वर्ड्स हैंड रिटन सेपरेटली, तो अगर हम हैंड रिटन करते हैं तो सेपरेटली अंडरलाइन करना है, और प्रिंटेड इन इटैलिक्स, अगर प्रिंट किया है तो इटैलिक्स में प्रिंट करना है टू इंडिकेट देयर लैटिन ओरिजिन। फर्स्ट वर्ड जीनस, तो जो फर्स्ट वर्ड है जीनस है तो स्टार्ट विथ कैपिटल लेटर, स्पेसिफिक एपिथेट जो है वो स्टार्ट विथ स्मॉल लेटर। नेम ऑफ द ऑथर अपीयर्स आफ्टर द स्पेसिफिक एपिथेट, यानी कि इसके बाद हमें क्या लिखना चाहिए था, तो इसके बाद हमें एल लिखना चाहिए था। तो एल का मतलब है लीन यानी लिनस। तो ये जो द नेम ऑफ द ऑथर अपीयर द स्पेसिफिक एपिथेट written in an abbreviated form, it describes that this species was first described by Lin यानी Linus। क्लासिफिकेशन क्या है, एनीथिंग इज ग्रुप्ड इनटू कन्वीनियंट कैटेगरीज बेस्ड ऑन सम ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स। तो हम क्या करते हैं, किसी भी ऑर्गेनिज्म को अगर मान लीजिए नेमिंग करना है तो उसको आइडेंटिफिकेशन के बाद क्या करेंगे, क्लासीफाई करने की कोशिश करेंगे। तो हम उनको उस कैटेगरी में उन ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर के साथ उन ऑर्गेनिज्म के साथ रखेंगे जिनके पास क्या है, सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स है। टैक्सा क्या है, टैक्सा एक प्रकार का कैटेगरी है। जब भी हम नोमेनक्लेचर करते हैं तो उसको हम क्या कह सकते हैं, तो अलग अलग कैटेगरी को हम टैक्सा ऐसा कह सकते हैं।
तो इंडिकेट कैटेगरीज एट डिफरेंट लेवल, तो डिफरेंट लेवल की हर एक कैटेगरी को हम टैक्सा ऐसा कह सकते हैं। एसोसिएट सर्टन कैरेक्टर्स विथ ऑर्गेनिज्म, एग्जांपल एनिमल, मैमल, डॉग, ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं? तो ये डिफरेंट टैक्सा रिप्रेजेंट करते हैं एट डिफरेंट लेवल। क्या क्या है? एनिमल, मैमल्स, डॉग। तो डॉग्स क्या है? एनिमल भी है, एंड डॉग्स क्या है? मैमल्स भी है। तो ये क्या हो जाएगा? टैक्सा हो जाएगा। तो टैक्सोनॉमी क्या है? तो प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, उसको ही क्या कहेंगे? तो इसको ही हम कहते हैं टैक्सोनॉमी। तो मॉडर्न जो स्टडीज़ है, तो मॉडर्न टैक्सोनॉमिक जो स्टडीज़ है वो क्या इंक्लूड करती है? तो एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म इंक्लूड किया जाता है उसमें, स्ट्रक्चर ऑफ सेल ऑफ ऑर्गेनिज्म इंक्लूड किया जाता है, डेवलपमेंट प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनिज्म इंक्लूड किया जाता है, उसके बाद इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म है, तो दैट इज आल्सो टेकन इनटू कंसिडरेशन। अगर हम बेसिक्स ऑफ टैक्सोनॉमी की बात करें तो बेसिक्स ऑफ टैक्सोनॉमी में क्या क्या आएगा? तो फर्स्ट कैरेक्टराइजेशन आएगा, उसके बाद आइडेंटिफिकेशन आएगा, उसके बाद क्लासिफिकेशन आएगा, एंड उसके बाद नोमेनक्लेचर यानी कि नेमिंग सिस्टम आएगा। तो सिस्टमैटिक्स क्या है? तो सिस्टमैटिक्स ये जो वर्ड है तो ये डिराइव हुआ है सिस्टेमा से, जो लैटिन वर्ड है। तो इसका मतलब है सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो इसका ही मतलब है सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म को हम क्या कहेंगे? सिस्टेमैटिक्स ऐसे कहेंगे। तो सिस्टमैटिक टेक्स इनटू अकाउंट इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म, यानी कि एक ऑर्गेनिज्म और दूसरे ऑर्गेनिज्म में जो भी इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप है तो हम कहाँ पढ़ेंगे? तो वो सिस्टमैटिक्स में पढ़ेंगे। बाद में एक नया कंसेप्ट आया था न्यू सिस्टमैटिक्स, तो उन्होंने ये पुट फोर्थ किया था बाय जूलियन हुक्सले इन 1940 में। तो इसमें क्या है कि इट इज टू नो द इंटर रिलेशनशिप अमंग द लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो एक ऑर्गेनिज्म और दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या एग्जैक्टली सिमिलैरिटी है और या रिलेशनशिप है, तो इसको हम पढ़ते हैं न्यू सिस्टमैटिक्स में, जो कि दिया था जूलियन हुक्सले ने इन 1940 में। टैक्सोनॉमिक कैटेगरी में क्लासिफिकेशन क्या है? तो इसमें हियरार्की रहती है स्टेप की, यानी कि सिमिलैरिटी धीरे धीरे इंक्रीज होती रहेगी, या अदरवाइज हम ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर जाएंगे तो क्या हो जाएगी? एक तो सिमिलैरिटीज कम होती जाएगी या बढ़ती रहेगी। तो इस स्टेप रिप्रेजेंट रैंक और कैटेगरी। तो ऑल कैटेगरीज कॉन्स्टिट्यूट टुगेदर टैक्सोनॉमिक हियरार्की। जैसे इंसेक्ट अगर हम कहते हैं तो इंसेक्ट के पास क्या होना चाहिए? तो 3 पेयर ऑफ जॉइंटेड लेग्स होना चाहिए। तो अगर मान लीजिए जो हाईएस्ट लेवल का कैटेगरी वो क्या है? किंगडम है। तो उसके नीचे आता है फाइलम, यानी कि किंगडम इज डिवाइडेड इनटू फाइलम, अगर एनिमल है तो फाइलम, एंड अगर प्लांट्स है तो डिवीजन। Then phylum is again divided into classes is divided into orders are divided into families, and families are divided into genus, and genus is divided into species। तो species के पास क्या रहेगा? सबसे ज़्यादा सिमिलैरिटी species के पास रहेगा। अगर हम किंगडम तक जाए तो किंगडम के पास क्या हो जाएगा? सिमिलैरिटी बहुत कम हो जाएगा, यानी कि सबसे ज़्यादा क्लोजली रिलेटेड कैरेक्टरिस्टिक्स या सिमिलैरिटीज़ कहाँ रहेगी? तो स्पीसीज के पास रहेगी, एंड सबसे कम सिमिलैरिटीज़ किसके पास रहेगी? तो किंगडम के पास रहेगी। तो स्पीसी क्या है? तो इट इज़ द स्मॉलेस्ट टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। इसमें क्या किया जाता है? इट ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल विद सिमिलर मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स आर एबल टू ब्रीड अमंग देमसेल्फ एंड प्रोड्यूस देयर ओन काइंड। तो इसमें एग्जैक्टली वो स्पीसीज रखी जाती है कि जो एग्जैक्टली रिप्रोड्यूस कर सकती है, एंड विच आर हैविंग अ सिमिलर मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स। बायोलॉजिकल स्पीसीज जो है तो उसका डेफिनेशन दिया था अर्नस्ट मेयर ने। मैंगो है तो मैंगो का साइंटिफिक नेम है मैग्नीफेरा इंडिका। फिर उसके बाद जो पोटैटो उसका नाम है सोलेनम ट्यूबरोसम, और लायन का साइंटिफिक नेम है पैंथेरा लियो होना चाहिए था ये। ओके, जीनस क्या है? तो ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज हैव मोर कैरेक्टर्स इन कॉमन, यानी कि देखो स्पीसीज है, स्पीसी जो जीनस है, जीनस इज आल्सो अगेन डिवाइडेड इनटू स्पीसीज। तो इसमें क्या होता है कि ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज हैज मोर कैरेक्टर्स इन कॉमन, एग्रीगेट ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज। तो जीनस में क्या आएगी? बहुत सारी स्पीसीज आ जाएगी। तो जीनस इज अ सिंगल स्पीसीज। अगर जीनस में अगर हम एक सिंगल स्पीसी अगर स्टडी करते हैं तो उसको मोनोटिपिक कहते हैं, एंड अगर जीनस में मोर देन वन स्पीसी अगर स्टडी करते हैं तो उसको पॉलीटिपिक ऐसा कहते हैं, पॉलीटिपिक। टैक्सोनॉमी के में फैमिली क्या है? तो ग्रुप ऑफ रिलेटेड जीनस है या जेनेरा है, तो ये फैमिली में हम स्टडी करते हैं। तो इसमें कैरेक्टराइज जो बेस होती है वो ऑन द बेसिस ऑफ वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव फीचर्स ऑफ प्लांट स्पीसीज रहता है, जनरली प्लांट का है या ऑर्गेनिज्म का ही है, एनिमल का ही है। तो ऑर्डर क्या है? इट इज़ एन असेंबलेज ऑफ फैमिली। तो देखिए ऑर्डर को अगर हम डिवाइड करेंगे फैमिली में, एंड जो क्लास है, क्लास को हम डिवाइड करेंगे ऑर्डर्स में।
तो क्लास क्या है, तो क्लास इंक्लूड्स रिलेटेड ऑर्डर्स। जैसे फॉर एग्जांपल प्राइमेटा की बात करें तो प्राइमेटा में हम मंकी, गोरिल्ला, गिब्बन इनकी स्टडी करते हैं। अगर हम फाइलम की स्टडी करते हैं, मान लीजिए फाइलम, तो फाइलम में क्या क्या आता है, फिशेस क्लासेस में क्या क्या है, फाइलम में आप बहुत सारे क्लासेस क्या बनाएंगे, तो फाइलम बनाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल फाइलम में फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड, ये अलग अलग क्लासेस आएंगे। तो कॉर्डेटा की अगर बात करते हैं तो कॉर्डेट कौन है कि जिनके पास नोटोकार्ड है और जिनके पास डॉर्सल होलो न्यूरल सिस्टम है। प्लांट में ये किसमें, हम फाइलम किस में कहते हैं, तो एनिमल में कहते हैं। वही अगर हम प्लांट की स्टडी करते हैं तो इसको डिवीजन ऐसे कहा जाता है। अगर हम किंगडम की बात करें तो किंगडम क्या है, हाईएस्ट टैक्सोनॉमिक कैटेगरी है। हर्बेरियम क्या है, तो हर्बेरियम इज अ स्टोर हाउस ऑफ अ कलेक्टेड प्लांट एंड स्पेसिमन, ड्राइड, प्रेस्ड, प्रिजर्व्ड ऑन शीट। उसमें लेबल लगा रहता है, डेट कौन से डेट उसको कलेक्ट किया, प्लेस ऑफ कलेक्शन कौन सा है, उसका इंग्लिश नेम क्या है, लोकल नेम क्या है, बोटानिकल नेम क्या है, उसका फैमिली कौन सा है, कलेक्टर का नेम क्या है इसका। तो हर्बेरियम क्या है, तो ये सर्व करता है क्विक रेफरल सिस्टम के, क्विक रेफरल सिस्टम करता है टैक्सोनॉमिकल स्टडीज करने में, यानी कि वह हमें जल्दी से रेफर करने में मदद करता है। जो भी स्टैंडर्ड शीट हम लेते हैं हर्बेरियम में, तो उसका साइज होता है 11.5 मल्टीप्लाइड बाई 16.5 इंचेस। तो वेस्कुलम क्या है, ये स्पेशल टाइप ऑफ बॉक्स है। इसमें क्या किया जाता है, जो प्लांट है या स्पेसिमन है तो उसको क्या किया जाता है, तो उसको रखा जाता है या प्रिजर्व किया जाता है। तो बोटेनिकल गार्डन्स क्या है, तो ये दिस इज द कलेक्शन ऑफ लिविंग प्लांट फॉर रेफरेंस। इसमें लिविंग प्लांट है। हर्बेरियम में हमने क्या देखा, तो डेड प्लांट देखा है, और बोटेनिकल प्लांट में हम क्या बोटेनिकल गार्डन में हम लिविंग प्लांट रेफरेंस के लिए देखेंगे। इधर प्लांट ग्रो किए जाते हैं फॉर आइडेंटिफिकेशन पर्पज, और हर एक प्लांट को लेबल किया जाता है और उसका नाम जो है बोटेनिकल या साइंटिफिक नेम है और उसकी फैमिली क्या है तो उसके ऊपर लिखा रहता है। तो जो बोटेनिकल गार्डन है सबसे बड़ा मोस्ट फेमस, तो वो है क्यू इंग्लैंड में। उसके बाद इंडियन बोटेनिकल गार्डन है हावड़ा इंडिया में, एंड नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट है लखनऊ इंडिया में। तो आर्बोरेटम क्या है, तो आर्बोरेटम इज अ बोटेनिकल गार्डन कि जो एक्सक्लूसिवली क्या ग्रो करता है, तो वो ग्रो करता है ट्रीज एंड श्रब को, तो उसको आर्बोरेटम ऐसे कहा जाता है। म्यूजियम क्या है, तो कलेक्शन ऑफ प्रिजर्व प्लांट एंड एनिमल स्पेसिमन को अगर हम रखते हैं तो उसको म्यूजियम ऐसा कहा जाता है फॉर स्टडी एंड रेफरेंस पर्पज के लिए। तो इसमें जो प्रिजर्व किया करके रखते हैं प्लांट और एनिमल, तो उसको कंटेनर या जार में प्रिजर्व करके रखा जाता है इन प्रिजर्वेटिंग सॉल्यूशन। इसमें क्या होता है, ड्राई स्पेसिमन में कुछ ड्राई स्पेसिमन भी रखे जाते हैं। इंसेक्ट बॉक्स में रखा जाता है, उनको पहले कलेक्ट किया जाता है, बाद में किल किया जाता है, बाद में पिनिंग किया जाता है। अगर हम लार्ज बर्ड या एनिमल की बात करें तो उनको डेड होने के बाद स्टफ किया जाता है और फिर प्रिजर्व किया जाता है। अगर उनके पास बहुत टाइम क्या होता है कि कलेक्शन ऑफ स्केलेटन भी होता है ऑफ एनिमल्स, एंड प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट लोकल फोना एंड लोकल फ्लोरा के बारे में, तो ये इन्फॉर्मेशन देते हैं म्यूजियम, एज वेल एज अदर एरियाज के जो फ्लोरा एंड फोना है उसका भी इंफॉर्मेशन म्यूजियम देते हैं। जूलॉजिकल पार्क है, तो इसमें एक्चुअली वाइल्ड एनिमल रखे जाते हैं एंड इन प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट अंडर द ह्यूमन केयर। तो यहाँ एग्जैक्टली उनके फूड हैबिट के बारे में, उनके बिहेवियर के बारे में अबाउट वाइल्ड एनिमल वो स्टडी किया जाता है, और एनिमल को एग्जैक्टली वैसे ही सिमिलर कंडीशन प्रोवाइड की जाती है जो उनको जनरली नेचुरल हैबिटेट में मिलती रहेगी। तो नेशनल, इसमें इंडिया में जो बड़े बड़े जूलॉजिकल पार्क है, तो नेशनल जूलॉजिकल पार्क है मथुरा रोड न्यू दिल्ली में। फिर उसके बाद महेंद्र चौधरी जूलॉजिकल पार्क है, मथुरा रोड है ना ये। फिर महेंद्र चौधरी जूलॉजिकल पार्क है छाटबीर पंजाब में। उसके बाद कानपुर जूलॉजिकल पार्क है कानपुर उत्तर प्रदेश में। उसके बाद नवाब चाहिए यार, फिर क्या हो जाएगा नवाब, तो नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान लखनऊ में ही है। एंड उसके बाद जूलॉजिकल गार्डन बीकानेर राजस्थान में है। तो उसके बाद टैक्सोनॉमिकल एड है की, तो की में क्या होता है, टैक्सोनॉमिकल एड ये आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल की बेस्ड ऑन सिमिलैरिटीज एंड डिसिमिलैरिटी की का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसमें क्या किया जाता है, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर बेस्ड लिए जाते हैं और उस पेयर को कपलेट ऐसे कहा जाता है। तो हमेशा चॉइसेस की जाती है बिटवीन द टू ऑप्शंस। तो इसमें से एक ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है और एक ऑप्शन रिजेक्ट करना है। जो इस स्टेटमेंट जो हम उसमें यूज़ करते हैं उसको लीड ऐसे कहा जाता है। जनरली एग्जैक्टली जो की होती है वो जनरली एनालिटिकल इन नेचर रहती है। रिकॉर्डिंग डिस्क्रिप्शन, तो डिस्क्रिप्शन जब रिकॉर्ड करते हैं तो उसके लिए हमें मदद करते हैं, कौन कौन से चीज़ें मदद करती है, फ्लोरा, मैन्युअल्स, मोनोग्राफ, ये टेक्निक है।
फ्लोरा मैनुअल, इवन फौना भी है, फ्लोरा, फौना, मैनुअल्स, मोनोग्राफ, कैटलॉग। तो ये क्या करते हैं, हमें मदद करते हैं करेक्ट आइडेंटिफिकेशन करने के लिए। जो फ्लोरा रहता है उसमें क्या होता है, एक्चुअल अकाउंट ऑफ प्लांट रहता है, हैबिटेट रहता है, एंड उसका डिस्ट्रीब्यूशन इन अ गिवन एरिया के बारे में लिखा, हमें इंफॉर्मेशन पता लगता है। तो फ्लोरा क्या करता है, तो इंडेक्स भी प्रोवाइड करता है टू द प्लांट फाउंड इन अ पर्टिकुलर एरिया, तो उसके बारे में हम फ्लोरा में लिखते हैं। उसके बाद मैनुअल्स क्या है, तो मैनुअल्स प्रोवाइड इंफॉर्मेशन फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेम्स ऑफ स्पीसीज फाउंड इन एरिया। तो पर्टिकुलर एरिया की स्पीसीज के बारे में इंफॉर्मेशन हमें मैनुअल्स में मिलेगा। एंड मोनोग्राफ, तो मोनोग्राफ में क्या होता है कि एक पर्टिकुलर एक ही टेक्सचर रहता है या पर्टिकुलर एक ही स्पीसीज रहता है, तो उसके बारे में ही लिखा रहता है, तो उसको मोनोग्राफ ऐसे कहते हैं। तो कैटलॉग लिखा है, बट कैटलॉग के बारे में एनसीईआरटी में कुछ भी नहीं लिखा।